प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग नवम की कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर का अर्थ बताने जा रही हूँ। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो आइए हम लोग भावार्थ देखते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेरे पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर। छोटे गुलाबी फूल का सजा कर खरा है, पास ही मिलकर उगी है। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए वह, तू हृदय का दान उसको। प्रस्तुत पद चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। चंद्रग्रहण एक स्थान है जिस स्थान से कवि भ्रमण करके आए हुए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति गहन अनुराग प्रकट किया है तथा साथ प्रकृति और संस्कृति की एकता को इन्होंने व्यक्त किया है। कवि के कहने का भाव है कि चंद्रग्रहण के खेत में कवि एक ऊंचे जगह पर बैठकर कुछ दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। चंद्रग्रहण एक स्थान का नाम है जहाँ से कि कवि भ्रमण करके आए हैं। तो वो याद कर रहे हैं कि एक ऊंचे स्थान पर वो बैठ करके कुछ दृश्य का जब अवलोकन कर रहे थे तो एक बीता छोटा कद का चना का पौधा है। देखिए, एक बीता उंगली से उंगली तक का जो माप हो गया उसे एक तरह से छोटी इकाई हो गया, तो वह एक बीता बोला जाता है। तो एक बीता छोटा कद का चना का पौधा है जो गुलाबी फूलों का पगड़ी बांध रखी है। चना में जो गुलाबी फूल है तो वो पगड़ी के समान दिखाई पड़ रहा है। साथ ही खेत में सज धज कर खड़ा है। कौन खड़ा है? चना का पौधा। और उसके साथ ही अलसी चने के पौधे के बीच में उगी है। अलसी भी एक प्रकार का अलसी का पौधा होता है। वो भी क्या है? चने के साथ में ही उसके बगल में उग गई है। तो अब देखिए, जो कि शरीर से पतली है, नीले फूल उसके सिर पर हैं और कह रही है कि जो भी मुझे छुएगा मैं उसके प्रति समर्पित हो जाऊंगी। यानी कि अलसी का जो पौधा है वो कह रहा है, वो नीले फूल उसके सिर पर है। अलसी वाला जो पौधा है उसके सिर पर कैसा फूल है? नीला फूल है। तो वह पौधा जैसे कि क्या बोल रहा है, मानो जैसे लग रहा है कि वो कह रहा है कि जो मुझे छू लेगा ना तो मैं उसके प्रति समर्पित हो जाऊंगी, यानी कि उसकी हो जाऊंगी। और तो देखिए, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी।
हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसका अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि सरसों की मत पूछो, यानी कि सरसों की कोई बात मत पूछो। सरसों के पौधा की सरसों अब सयानी होकर मानो विवाह मंडप में आ रही हो। यानी कि सरसों का जो पौधा है वो क्या है, कवि को लग रहा है क्या कि अब वो सयानी हो गई है, यानी कि बड़ी हो गई है। और सयानी जब हो गई है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विवाह मंडप में आ रही हो। फागुन का मास चल रहा है और साथ ही फाग का गाना हो रहा है। फागुन का जो मास शुरू हो गया है, यानी कि अब होली आने वाला है। तो होली के टाइम में क्या होता है, फाग गाना गाया जाता है, मतलब होली के लिए उसी को फाग गाना बोला जाता है। तो साथ ही फाग का गाना हो रहा है और जैसे लगता है कि किसी का स्वयंवर हो रहा हो, यानी कि कोई किसी को माला पहनाने वाला है, उसी को न स्वयंवर बोला जाता है। ऐसा लगता है प्रकृति का प्रेम रूपी दुपट्टा लहरा रहा हो। यह भूमि शहर से दूर, यह क्या है, शहर से, ये जो स्थान है चंद्रगणना वाला, वो क्या है, शहर से बहुत दूर है। और यहाँ क्या है, प्रेम ही प्रेम है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खरा बगुला डुबाए टांग जल में। देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब इसका अर्थ देखिए, कभी ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। क्या है, कभी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं तो वहाँ एक छोटा सा तालाब है। तालाब में क्या हो रहा है, जहाँ लहरें उठ रही है, क्या है, तालाब में लहरें उठ रही है। सूर्य का प्रकाश जब तालाब पर पड़ता है तो कैसा होता है, मानो चांदी का गोल सा खंभा बना रही हो। जब सूर्य का प्रकाश तालाब पर पड़ता है तो ऐसा देखने में लगता है कि चांदी का गोल सा खंभा वहाँ पर बन रहा हो। यहाँ पर जो पत्थर हैं, यानी कि तालाब के तट पर जो पत्थर हैं, मानो लहरों के प्रभाव से ऊपर नीचे होकर, लहर के प्रभाव के कारण जब पत्थर ऊपर नीचे होते रहता है तो कैसा लगता है, लग रहा है कि मानो पानी पी रहे हैं और ना जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। यानी कि पानी तो पीते रहता है और प्यास उसकी बुझ नहीं रही है, इसीलिए इस तरह से होता है। तालाब में जो शांति से बगुले मछली की आस में हैं। तालाब में बगुला जो है मछली की आस में एकदम चुपचाप बैठा रहता है और मौका मिलते ही मछली को क्या करता है, गटक जाता है।
अब देखिए, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर, दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। प्रस्तुत पद में कवि के कहने का भाव है कि तालाब के किनारे ही एक काले माथे वाली चिड़िया अपने श्वेत पंखों से झपटकर मछली को पकड़ लेती है। तो देखिए, तालाब के किनारे क्या है, एक चिड़िया जो है उसका माथा कैसा है, काला है। वो क्या करती है, अपने पंख से झपट करके मछली को तालाब से पकड़ लेती है और उसे पीली चोंच में दाब करके आकाश में उड़ जाती है। कवि जिस मेड़ पर बैठे हैं, यानी कि जिस ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, वहाँ से रेल की पटरी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, वहाँ से जब ऊंचाई से बैठ करके देखते हैं तो रेल की पटरी वहाँ से दिखाई पड़ती है, परंतु रेलगाड़ी के आने का समय नहीं हुआ है। तो क्यों, इसलिए उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है। यानी कि कभी बैठे हुए हैं, वहाँ से उनको पटरी दिखाई भी पड़ रहा है, परंतु अभी ट्रेन के आने का समय ही नहीं है, इसलिए उनको जाने की कोई हड़बड़ी न है और वो क्या हैं, स्वच्छंद हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौरी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दिशाओं तक फैली है बाँझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खरे हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें टें। तो क्या है, देखिए, प्रस्तुत पद में कवि के कहने का भाव है कि चारों ओर चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी कम चौड़ाई वाली ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। क्या होता है, चारों ओर वहाँ जहाँ पर कवि हैं वहाँ से चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी कम चौड़ाई वाली पहाड़ियाँ दिखाई देती है। यहाँ की भूमि जो है ऊसर है, यानी कि उतनी उपजाऊ नहीं है। फिर भी जब भूमि उपजाऊ नहीं है उतनी, तो फिर भी यहाँ पर क्या है, कटीले रीवा के कुरूप पेड़ खड़े हैं, यानी कि फिर भी कुछ कटीले पौधे वहाँ पर जन्म ले लिए हैं। इस जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ तोते का स्वर वहाँ पर बहुत ही मधुर लगता है। यहाँ तोता का स्वर सुंदर लगता है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोरी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, चुप्पे चुप्पे। कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ सारस पक्षी की आवाज़ अच्छी लगती है। चंद्रगहना में जो है कवि
वहाँ पर क्या है, सारस पक्षी की आवाज़ अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि मैं भी इसके साथ उड़ जाऊं। किसके साथ? सारस पक्षी के साथ। और उन खेतों में चला जाऊं। कहाँ चला जाऊं? खेतों में। तो किन खेतों में जाऊं? जहाँ प्रत्येक जीव अपनी जोड़ी बनाकर रहते हैं। देखिएगा, पक्षी भी अपनी जोड़ी बना करके रहते हैं। तो कवि जो है वहीं पर उस खेत में जाना चाहते हैं जहाँ पर कि प्रत्येक जीव अपनी जोड़ी बनाकर रहते हैं, ताकि कवि क्या चाहते हैं कि मैं चुपचाप उनकी सच्ची प्रेम कहानी सुन सकूं। क्योंकि वो लोग जो मेल फीमेल रहते हैं प्रत्येक जोड़ी में, वो जो अपनी प्रेम कहानी कहेंगे तो मैं वहाँ पर चुपचाप सुनना चाहता हूँ। तो हो गया इसका भावार्थ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।